साथियों नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सबका बेहद स्वागत है और मैं हूं अम्बरीश शुक्ला। साथियों 2023 की विदाई हो चुकी है और 2024 का आगमन भी हो चुका है। हमने बहुत ही गर्मजोशी के साथ इसका इंतजार किया, खैर मकदम किया और आज इसका स्वागत कर रहे हैं। 2024 भी एक दिन चला जाएगा, समय है, आएगा जाएगा, लेकिन बेरोजगारी का दंश कब तक हमारे साथ रहेगा। हम अगर चाहें तो इस दंश को हटा सकते हैं। एक काम करना है नए साल में, वो क्या है? रेगुलरिटी, नियमितता। अगर हम पढ़ाई को लेकर नियमित हो जाएं, हम सारे कार्यों को लेकर नियमित हैं, लेकिन जिसके लिए पैसिनेट हैं, जिसके बिन कुछ हो ही नहीं सकता है, उसी को लेकर हम रेगुलर नहीं हैं। खाना पीना, नहाना, सोना, जागना, फोन पे बातें करना, सोशल मीडिया चलाना, बीमार होना, एंटरटेन करना, एंटरटेनमेंट लेना, सारे काम जो भी आपके हैं वो सब आप रेगुलर कर रहे हैं, नियमित कर रहे हैं। बीमार है तब भी फेसबुक चला ले रहे हैं, बुखार है तब भी मोबाइल फोन देख ले रहे हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई फुर्सत रहेंगे तब करेंगे। यह धारणा बदलनी पड़ेगी, क्योंकि 13 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 4-5 हजार वैकेंसियां आती हैं। तो साथियों थोड़ा सा परिवर्तित हो जाइए, थोड़ा सा अपने आप को बदल लीजिए, इस नए साल में रेगुलर हो जाइए। और जो आपके लिए जरूरी काम नहीं है उसके लिए आप ना कहना सीखिए, मना कर दीजिए, मत शरीक होइए। जो लोग आज आपकी बुराई कर रहे हैं, कल रिजल्ट आने के बाद स्टेटस में आपकी फोटो लगाएंगे और आपको बधाई देंगे और 4 लोगों से कहेंगे मैं तो जानता हूं ये बहुत मेधावी था और बहुत पहले से ही तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है। तो आप लोग चलिए शुरुआत करते हैं 2024 में नया बैच से और नई ताजगी के साथ। हम ये कसम खा लें कि 2024 में हमारे पास एक रोजगार होगा और अच्छा रोजगार होगा। अध्यापन व्यवसाय में हम जा रहे हैं, तो हम शुरू कर लें। साथियों ये कुछ नए बैचेस हैं जो हम लोग शुरू कर रहे हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट, जेआरएफ, एलटी, ग्रेड, जीडीसी, जीएस, बिहार में एस्टेट और बिहार टियर 3, टेट, सीटेट, एस्टेट, जीआईसी, जीएस, केवीएस, एनवीएस, एमपीपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये बहुत सारे बैचेस हैं जो हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो चलिए आइए 80% तक की छूट का लाभ उठाइए। हमें केवल व्हाट्सएप कर दीजिए 96 28 95 92 37 पर। साथियों आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, पहले से आप सबको मालूम चल चुका होगा। नया साल का नया टॉपिक है, एकदम से ताजा फ्रेश है। आज हम लोग बात करने वाले हैं उपन्यास की। किसकी बात करने वाले हैं? उपन्यास की बात करने वाले हैं। और उपन्यास में हम आज किसकी बात करेंगे? जासूसी उपन्यासों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जासूसी उपन्यास। देखिए इसके पहले हम लोगों ने तिलस्मी और अयारी उपन्यासों की बात किया था। तिलस्मी अयारी उपन्यासों के विषय में हमने बताया कि देवकी नंदन खत्री जी अग्रणी हैं और उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री जी भी उनके बाद मिलते हैं और उसके बाद भी कई उपन्यास लिखे और आज भी उपन्यास लिखे जा रहे हैं। लेकिन आज की जो परिचर्चा है वो थोड़ा सा आगे, जब हम प्रेमचंद के आधार पर विभाजन करते हैं हिंदी में उपन्यासों का, तो प्रेमचंद के थोड़ा सा पहले यानी कि प्रेमचंद पूर्व युग में उपन्यास किस्सा गोई के लिए लिखे जाते थे, यानी कि उपदेश देने के साथ साथ इंटरटेनमेंट। तो उसमें कई तरह के उपन्यास आ जाते थे। एक तो सामाजिक उपन्यास होते थे, एक ऐतिहासिक उपन्यास होते थे और उसी में घटना प्रधान उपन्यास होते थे। ठीक है, मैंने आपको कैटेगरियां लिखाई थी कि प्रेमचंद के पहले किस तरह के उपन्यास लिखे जा रहे थे। तो वहां पर एक उपन्यास मैंने आपको बताया था घटनात्मक। क्या बताया था? घटनात्मक उपन्यास मैंने आपको बताया था। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या है, घटनात्मक उपन्यास क्या है? तो भाई अगर आप फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म देखते हैं तो मान लीजिए लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, तो आप ये सोचते हैं कि लड़की मना कर दे तो मजा आ जाए। लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, पिता ने भी मना नहीं किया,
किसी ने कोई मना नहीं किया, उसके 2 बच्चे हो गए, लाइफ एकदम अच्छे से चल रही, बर्थडे मना रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको थोड़ा सा फिल्म नीरस लगेगी कि कुछ इसमें ऐसा क्यों दिख नहीं रहा है। आप लोग सोचते हैं कि अब पक्का है कि अब ये इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, अब ये किसी दूसरे लड़के से प्यार करने लगेगी, अब यहां पर कुछ अच्छा होगा। कुछ मतलब अच्छा का मतलब यह है कि कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ और बच्चों का बर्थडे वगैरह मनाया और फिल्म खत्म हो गई। आप लगेंगे यार इसमें कुछ मजा ही नहीं आया। तो ऐसे मजा लाने के लिए, उसमें एंटरटेनमेंट पैदा करने के लिए कुछ घटनाएं रखी जाती हैं और उस घटना के सदृश कुछ पात्रों की निर्मित की जाती है। तो उपन्यासों में भी घटना प्रधान उपन्यास लिखे गए प्रेमचंद से पहले, जहां पर एक सरप्राइज आपको दिया गया। अब मान लीजिए कहानी की शुरुआत आप करिए कि एक कमरा बंद है और उसमें एक सिर कटी लाश पड़ी हुई है। ठीक है, सिर कटी लाश पड़ी हुई है, केवल बॉडी है और उसका धड़ नहीं है। अब सबसे पहले इस उपन्यास में पता लगाया जाएगा कि भाई ये बॉडी किसकी है। वो फाइंड आउट करने के बाद देखेंगे कि अच्छा इसको मारा किसने था, क्यों मारा था और इसकी हिस्ट्री क्या थी। तो ये सारा चीज पता लगाते लगाते अंत में एक कहानी का सुखाद अंत हो जाता है कि चलिए इसने मारा था, इस वजह से मारा था, इसको सजा मिल गई। तो घटना प्रधान उपन्यास जो है वो प्रेमचंद से पहले लिखे गए और इन घटनात्मक उपन्यासों के केंद्र में हम जासूसी उपन्यासों को भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज नया वर्ष है। संदीप सिंह आपको खूब बधाई, संगीता चौहान आपको खूब बधाई, दुर्गा गंगवार खूब बधाई और कौस्तुभ मणि जी नमस्कार, खूब बधाई। चलिए, बहुत दिनों बाद जो है बहुत सारे लोग देखने के लिए मिल रहे हैं और बहुत सारे लोग आए भी नहीं। ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो जितने लोग लाइक है प्लीज एक लाइव है वो लोग एक बार लाइक कर दें जल्दी से, तो संख्या काउंट हो जाए। फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए, जल्दी लाइक कर दीजिए तो मैं फिर पढ़ाना चालू करूं। जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए प्रीति शुक्ला जी हैं, बेहद स्वागत है आपका। आप सबका ये वर्ष नौकरी वाला हो, मंगलमय होने का तो ठीक है, मंगलमय तो सब कह रहे हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि 2024 आपका नौकरी वाला हो, इस साल आपको नौकरी मिल जाए। ठीक है, चलिए तो फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। प्रीति जी चलिए शुरू करते हैं। हाँ, दरअसल ये जासूसी उपन्यास, जासूसी कथा जो है, इसकी शुरुआत ही क्यों होती है, हम लोग बहुत आसानी से प्यार से समझते हैं। दरअसल जासूसी क्या है, एक शैली है। जासूसी क्या है, जासूसी एक शैली है। ठीक है, और इस शैली की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दरअसल ये शैली जो है ये पहले से भी थी और इसके केंद्र में क्या है, राज्य विस्तार, राज्य विस्तार और युद्ध। और युद्ध में, राज्य विस्तार में आपका जो दुश्मन है, आपका जो दुश्मन है उसकी गतिविधि को जानने के लिए और ध्यान में रखने के लिए हमने इस शैली का निर्माण शुरू किया। वास्तव में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विभिन्न साहित्यों में, विभिन्न आप कह सकते हैं कि अनुशासनिक साहित्यों में, विभिन्न भाषाओं के साहित्यों में ये स्थितियां देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो राज्य विस्तार हुआ और युद्ध होने लगे, प्रचुर मात्रा में युद्ध भी होने लगे। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने पड़ोसियों पर नजर रखने के लिए, देखिए आज क्या है, जासूसी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैमरा लगवा लेते हैं ना। सबके यहाँ देखिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कोई हिडन कैमरा लगाया रहता है। लोग हनीमून मनाने के लिए पति पत्नी के साथ जाते हैं, होटल में कमरा लेते हैं, वहां हिडन कैमरा लगा रहता है जासूसी के लिए। बहुत सारी, अभी इलाहाबाद में घटना हुई थी कि किसी गर्ल्स हॉस्टल में बाथरूम में जो है हिडन कैमरा लगा हुआ था जासूसी करने के लिए। तो सबके उद्देश्य अलग अलग होते हैं, लेकिन इन उपन्यासों का जो उद्देश्य था वो एंटरटेन करना था, एक घटना देना था जिससे आपके मन में एक रोचकता जागृत हो जाए। तो एक तो ये सारे कारण थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विभिन्न साहित्यों में, विभिन्न अनुशासनिक साहित्यों में जासूसी कथा की शुरुआत हुई। और जासूसी कथा क्या है, एक प्रकार की शैली है। ठीक है,
कौस्तुभ जी कह रहे हैं कि आपके मुंह में घी शक्कर, गुरुजी होप सो ऐसा ही हो। जी हाँ, एकदम ऐसा ही होगा। 100% इस साल आपको नौकरी मिलेगी। सर आपका क्लास यूट्यूब पर कितने बजे से होती है? सामान्य तौर पर हम लोग क्लास जो है वो 9 बजे रात करते हैं, लेकिन आज हमने कहा कि थोड़ा सा आपको पढ़ा के हम भी नए साल में कुछ मौज मस्ती कर लें, घूम लें, तो इस वजह से आपकी क्लास 8:15 बजे से कर दिया है। नहीं तो मेरी क्लास रात को 9 बजे से रहती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, संगीता जी एकदम सही बात है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारी एजेंसियों की स्थापना हुई। जैसे भारत में आप देखेंगे तो रा है, और पाकिस्तान में देखेंगे तो इस तरह से है। तो सारे जगहों पर, कहीं कास्मोस है, तो हर जगह जो है एक एक एजेंसी की स्थापना हुई। उनके पीछे का उद्देश्य क्या था कि वो जासूसी कर सकें, अपने पड़ोसियों की जासूसी कर सकें, अपनी सुरक्षा की जांच परख कर सकें कि हम सुरक्षित हैं भी कि नहीं सुरक्षित हैं। तो कई कारण थे जिनकी वजह से हुई। लेकिन हिंदी उपन्यासों की बात करें कि हिंदी उपन्यासों में जासूसी का कारण क्या था? एंटरटेन करना था, और एंटरटेन करने के पीछे कारण यह था कि उस समय के सामाजिक परिदृश्य कुछ इस तरह के हो चुके थे। इसके पहले राजा भी अपने दरबार में जासूस रखते थे। अगर आप गोपाल राम गौहमरी के पहले देखें तो हम बात कर रहे थे अभी कल देवकीनंदन खत्री साहब की। तो देवकीनंदन खत्री साहब के यहां भी जो पात्र है, मान लीजिए चंद्रकांता में, तो वो भेष बदलने वाले पात्र थे, तो वो वेश भी बदलते थे, और अगर कहीं मौका लगता था तो वो जासूसी का भी काम कर लेते थे। तो इस प्रकार से जासूसी वाले उपन्यासों की जो छटा है वहां भी देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं हिंदी में कि किस रूप में इन जासूसी उपन्यासों की शुरुआत भारत में या हिंदी साहित्य में होती है। ठीक है, अब यहां एक बात तो आप जानते हैं कि हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो गोपाल राम गहमरी को माना जाता है। अगर इसके इतिहास पर थोड़ा सा गौर करें तो जेम्स फिनिमोर कूपर, जेम्स फिनिमोर कूपर 19वीं शताब्दी, ये दरअसल एक अमेरिकी साहित्यकार हैं। जासूसी शैली में 19वीं शताब्दी में ये उभर कर आते हैं और अमेरिका के हैं। ड्रेफस अफेयर फ्रांस के हैं। ड्रेफस अफेयर, इन सब का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी केवल जानकारी के लिए बता दे रहा हूं कि किस प्रकार की ये परिस्थितियां उपजी थी। 20वीं शताब्दी में बात करें तो रूडयार्ड किपलिंग, ये सब 19वीं शताब्दी के थे। रूडयार्ड किपलिंग ये 20वीं शताब्दी के जासूसी उपन्यासों या जासूसी कथा के प्रमुख लेखकों में इनका स्थान है। और फिर हम बात करें इसी काल में, यानी कि 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी में ही आर्थर कानन डायल, आर्थर कानन डायल, ये साहब जो हैं ये 20वीं शताब्दी में ही आते हैं। अब इन तीनों चारों में हमें एक व्यक्ति का नाम याद रखना है जिसका नाम है आर्थर कानन डायल, क्योंकि ये परीक्षाओं में आपके यहां पूछे जाते हैं। अब किस तरह का प्रश्न बना के ये पूछे जाते हैं हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो यहां पर ये नाम आपको याद रखना है, कौन सा? आर्थर कानन डायल का। क्यों याद रखना है इस पे भी बात करेंगे। ये काल्पनिक जासूस हैं और इन्होंने कई सारे अंग्रेजी में उपन्यास लिखे। सर्कल होम्स, द एडवेंचर ऑफ सेकेंड स्टोन, द एडवेंचर ऑफ द ब्रूस पार्टिगटन प्लस, और ब्रिटिश सरकार के लिए इन्होंने स्पाइड हंटर के रूप में काम किया था। और हिज लास्ट बो, डबल एजेंट के रूप में क्राउन और देश की सेवा इन्होंने किया था। महान युद्ध की पूर्व संध्या पर इंपीरियल जर्मनी की झूठी खुफिया जानकारी भी इन्होंने भेजी थी। तो ये सारे कारण थे, मतलब एक गवर्नमेंट के पद पर भी इन्होंने काम किया था और इस रूप में इन्होंने इस विधा की शुरुआत किया था।
तो ये उपन्यासकार हैं जिनका नाम हम इस रूप में जानते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी में इनकी शुरुआत किस तरह से होती है और हिंदी के उपन्यासकारों को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। तो हम हिंदी में कहते हैं तो गोपाल राम गहमरी में जासूसी उपन्यासों की शुरुआत की। ठीक है, यहां लिखेंगे गोपाल राम गहमरी ने जासूसी उपन्यासों की पूरी तरह शुरुआत की। लेकिन यहां पर यह प्रश्न खत्म नहीं हो जाता है। क्यों नहीं खत्म हो जाता है? क्योंकि यह भी देखना होगा कि ये जो जासूसी उपन्यास थे इनकी शुरुआत कहां से होती है और किन साहित्यों का भारत के इस विधा पर प्रभाव था। तो हम बात करें तो गोपाल राम गहमरी किससे प्रभावित थे? तो जासूसी उपन्यास पूरी तरह यूरोप विशेषता इंग्लैंड की देन है। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे जासूसी उपन्यास पूरी तरह यूरोप विशेषतः इंग्लैंड की देन है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए कि किस साहित्य का प्रभाव पड़ा, तब ये हिंदी में जासूसी उपन्यासों की शुरुआत होती है। और इन उपन्यासों पर किसका प्रभाव है? ठीक है, तो यहां लिख लेंगे भारतीय जासूसी उपन्यासों पर ऑर्थर कॉनन डॉयल का प्रभाव है। तो यहां आपको समझ में आ गया कि हम आर्थर कॉनन डॉयल का नाम क्यों ले रहे थे, क्योंकि जो भारत का जासूसी उपन्यास है उस पर इनका पूरा प्रभाव है। ठीक है, सन 1900 में गोपाल राम गहमरी ने एक पत्रिका निकाली थी। आप सब जानते हैं पत्रिका का नाम क्या है? गहमरी ने एक जासूस नामक पत्रिका निकाली। अब बात करें कि इन्होंने लगभग कितने उपन्यास लिखे होंगे, तो लिखेंगे इन्होंने लगभग 200 उपन्यास लिखे हैं। तो इन्होंने कितने उपन्यास लिखे हैं? तो इन्होंने लगभग 200 उपन्यास लिखे हैं। तो सारे उपन्यास तो हमको याद करने की भी जरूरत नहीं है। जो महत्वपूर्ण उपन्यास है वही हम लोग याद कर लेंगे, देख लेंगे। चलिए, तो गोपाल राम गहमरी पर अब हम चलते हैं और गोपाल राम गहमरी के विषय में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इन्होंने 38 वर्ष तक इस पत्रिका को निकाला और उसके बाद इन्होंने इस पत्रिका को बंद कर दिया। तो यहां हम लोग नोट कर लेंगे जासूस पत्रिका को 38 वर्ष तक निकालते
रहे। जासूस पत्रिका को 38 वर्ष तक निकालते रहे। कुछ लोगों ने थोड़ा सा बात की, शिकायत की कि सर आप बहुत सारी चीजें नोट करवा देते हो, किताब छपवा दे रहे हो। तो थोड़ा सा मजा भी आया सुन के, अच्छा भी लगा कि कम से कम आप लोग कुछ कमी भी बताते हैं, इससे मुझे सुधारने का मौका मिलता है। आपकी बात एकदम सही है, लेकिन उसमें थोड़ी सी समस्या है। आप इस दृष्टिकोण से समझिए कि जब आप पहली बार किसी कोर्स को पढ़ते हैं तो आपको पूरा पढ़ना चाहिए, कुछ भी मत छोड़िए। दोबारा जब आप पढ़ते हैं तो उसको फिर क्या करना चाहिए, छांट के पढ़ना चाहिए। आप पिछले साल का पैटर्न देखिए तो 5 प्रश्न ऐसे आए हैं जो महत्वपूर्ण नहीं थे, या जिसको हम पढ़ते पढ़ाते ही नहीं थे, छोड़ देते थे। ऐसे 5 प्रश्न लगभग आए हैं। तो आपका चयन एक प्रश्न से नहीं होता है, तो पहली बार में तो आपको पूरा पाठ्यक्रम पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद उसमें से महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ना चाहिए। तो एक दिमाग में छवि तो कम से कम बनी रहेगी कि कहां से कुछ भी पूछेगा तो कुछ ना कुछ तुक्का भी अगर हम मारेंगे तब भी कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में पहले रहेगा, पहले हमारे दिमाग में ये रहेगा, हमारे आंखों के सामने से गुजरा रहेगा, तो हमें इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे गहमरी जी का। गहमरी जी जो हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में इनका जन्म हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उनके जिले के भी होंगे। कमेंट करके बताइए, देखते हो कितने लोग उनके जिले के हैं। तो उत्तर प्रदेश गाजीपुर गहमर के निवासी थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश गाजीपुर गहमर के निवासी थे ये। और इनके जो प्रपितामह थे जगन्नाथ साहू फ्रांसीसी छींट के व्यापारी थे। उनके 2 पुत्र थे, रघुनंदन और बृजमोहन। रघुनंदन के 3 पुत्र हुए, रामनारायण, कालीचरण और रामदास। गोपाल राम गहमरी नाम नारायण जी के पुत्र थे और कालीचरण जी निसंतान थे। रामदरस के एक ही पुत्र थे, महावीर प्रसाद गहमरी। गोपाल राम गहमरी जो है को भी एक ही पुत्र हुआ था, इकबाल नारायण। महावीर प्रसाद गहमरी के 2 पुत्र थे। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना ये जो जीवन है वो किया। गोपाल राम गहमरी जब 6 साल के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया और मां इनको लेकर मैके जो है गहमर चली गई थी। गहमर में ही गोपाल राम का लालन पालन हुआ और प्रारंभिक शिक्षा वगैरह इनको यहीं से ही प्राप्त होती है। ठीक है, गहमरी जी बेतिया महाराज स्कूल में हेड पंडित की जगह कार्य करने के लिए भी कुछ दिन गए थे और 1888 में सब कामों से छुट्टी लेकर ये हाई फर्स्ट ग्रेड में नॉर्मल की परीक्षा पास की और उसके तुरंत बाद 1889 में रोहतासगढ़ में हेडमास्टर भी बन गए थे और वहीं से रोहतासगढ़ से ही अपनी पत्रिका निकालने लगते हैं। काला काकर प्रतापगढ़ भी वहां गए, वहां से हिंदुस्तान नामक के जो पत्रिका चलती थी, हिंदुस्तान जो पहले इंग्लैंड से निकलती थी, तो उसमें भी इन्होंने काफी दिन तक जो है लेखन कार्य किया था। तो जो हिंदुस्तान समाचार पत्र था उसका भी संबंध इनसे हम मान सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके उपन्यासों की, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं और इनका योगदान क्या है। तो इनके साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने बहुत ज़्यादा सराहा है और बहुत ज़्यादा प्यार और सम्मान गोपाल राम गहमरी के उपन्यासों को दिया गया है। अब इनकी एक कृति जो आप सब जानते होंगे, जिसकी चर्चा भी मैंने भी किया था, सरकटी लाश, ये खूब चर्चा होती है। और इसके अलावा कुछ 2-3 उपन्यास और हैं जो इस तरह के माने जाते हैं। तो यहां पर हम घटनात्मक या जासूसी उपन्यासकारों के नाम लिख लेते हैं, फिर गोपाल राम गहमरी की हम बात करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं घटनात्मक उपन्यास।
और जासूसी उपन्यास। घटनात्मक, जासूसी उपन्यासकार। सामान्य तौर पर तो हम केवल एक ही नाम लेते हैं, वो है गोपाल राम गहमरी साहब का, लेकिन और भी उपन्यासकार हैं जिनका नाम हमें इस श्रेणी में लेना चाहिए। गोपाल राम गहमरी गोपाल राम गहमरी इसी में आते हैं आपके रामलाल वर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी ऐतिहासिक उपन्यासों में अभी आ जाते हैं, और ऐसे उपन्यास जो सामाजिक हैं उसकी श्रेणी में भी आ जाते हैं, तो इनका नाम वहां भी मिलेगा। जयराम दास गुप्त, रामदास लाल, जयराम दास गुप्त, ये लोग कौन हैं? तो ये घटनात्मक या जासूसी उपन्यासकार हैं। इन्होंने इस श्रेणी में उपन्यास लेखन किया है। दूसरी श्रेणी यहां बनती है अद्भुत घटना प्रधान उपन्यासकार। ठीक है, घटनात्मक या अद्भुत घटना प्रधान ठीक है। अब इस श्रेणी में हम कुछ और उपन्यासकारों को रखेंगे। घटनात्मक और अद्भुत घटना प्रधान, जो घटनाएं हैं वो बहुत अद्भुत हैं। इसमें अंबिका दत्त व्यास, निहाल चंद वर्मा, अंबिका दत्त व्यास, निहाल चंद वर्मा, विट्ठल दास नागर, बाकेलाल चतुर्वेदी, लेकिन इसमें दो तीन नाम जो हैं थोड़े से महत्वपूर्ण हैं, और इसमें एक नाम जो आपके लिए महत्वपूर्ण है जो कि दुर्गा प्रसाद खत्री जी हैं। दुर्गा प्रसाद खत्री, क्लियर है? दुर्गा प्रसाद खत्री, निहाल चंद वर्मा, अंबिका दत्त व्यास, बाकेलाल चतुर्वेदी, विट्ठल दास नागर, ये घटनात्मक अद्भुत घटना प्रधान उपन्यास लिखते हैं। ठीक है, तो हमने दो श्रेणियों में इन उपन्यासकारों को बांट दिया। अब यहां देखते हैं कि इनके चर्चित उपन्यास कौन कौन से हैं और कौन से उपन्यास हमको यहां पर आज लिखने हैं। तो चलिए अब एक एक उपन्यास को हम लोग देखेंगे और उन उपन्यासों को यहां पर हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम घटनात्मक जासूसी उपन्यासों की बात करते हैं, और इसमें सबसे पहला नाम आ जाता है गोपाल राम गहमरी का। अब तो आपको मालूम चल गया होगा कि गोपाल राम गहमरी में गहमरी शब्द का क्या नाम है, क्योंकि गहमर एक जगह है और गहमरी उसी से जुड़ा हुआ एक नाम है।
अब हम इनके उपन्यासों की बात करते हैं। एक और अच्छी चीज है कि इनके उपन्यासों को आपको डेट सहित याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लिखते हैं इनके उपन्यास जो हैं वो इस तरह के हैं कि बड़े खतरनाक टाइप के हैं। मतलब आप एक बार जब इनके उपन्यासों को पढ़ेंगे तो अपने आप आपके दिमाग में ये सेट हो जाएंगे, तो बहुत ज्यादा आपको याद करने की और टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी, अपने आप ये उपन्यास आपको याद हो जाने वाले हैं। फिर भी इन उपन्यासों की हम डेट भी आपको लिखा देंगे, जो कि डेट आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले लिखते हैं अद्भुत लाश 1896। अद्भुत लाश 1896। गुप्तचर बेकसूर को फांसी। ये पहले हम लिख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण होगा उसको देखते हैं फिर। सरकटी लाश सरकटी लाश सरकटी लाश खूनी कौन। अब भाई अगर आप देखें कि कट गई है, किसी का सर कट गया है, तो खूनी तो कोई न कोई होगा ही। अभी जोड़ के याद कराएंगे। जमुना का खून, जमुना का खून। अब डबल, एक नहीं डबल जासूस, डबल जासूस मायाविनी। डेट और क्रम इनके उपन्यासों का नहीं पूछा जाता है, ठीक है। मायाविनी। चक्करदार चोरी, चक्करदार चोरी। किसकी भूल? जासूस की भूल। भयंकर चोरी, भयंकर चोरी। भयंकर चोरी। जादूगरनी। अब कौन थी वो जादूगरनी? तो जादू करने वाले जो लोग हैं, अच्छा जीगजीग सबसे बड़ा गांव है, हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात। मनोला, मनोला। माल गोदाम में चोरी। जब से ये सीसीटीवी कैमरा आ गया है ना, तब से बड़ी चीजें आसान हो गई हैं। नहीं तो एक समय था कि जासूसों की बड़ी आवश्यकता पड़ती थी, अब कैमरा ही जासूसी कर लेता है। अद्भुत खून, अद्भुत खून। जासूस पर जासूसी। तो जिसमें जासूस लगा है वो थोड़े से आसान हो जाते हैं। डाके पर डाका, डाके पर डाका। जासूस चक्कर में। जासूस चक्कर में खूनी का भेद
खूनी का भेद, इंद्रजालिक जासूस, ये सारे उपन्यास मैं पूरे नहीं लिखाऊंगा, जो महत्वपूर्ण है इसमें भी आज आपको छाट दूंगा, ठीक है। इंद्रजालिक जासूस, लाइन पर लाश, लाइन पर लाश। अगला ले लेते हैं किले में खून, किले में खून, भोजपुर की ठगी, ये भोजपुर की ठगी जो है ये महत्वपूर्ण है। गुप्त भेद, जासूस की अय्यारी, ये इनके उपन्यास हैं जो महत्वपूर्ण है, जिसमें अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकती लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल और अद्भुत खून, ये इनके महत्वपूर्ण हैं। इन्हें हिंदी का कानन डायल कहा जाता है, इन्हें हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। अब आपको मालूम चल गया होगा, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता दिया था कि इन्हें हिंदी का कानन डायल क्यों कहा जाता है। अच्छा, इन्हें दिन में पढ़ा देते, रात को इनको पढ़ने में डर लग रहा है। अच्छा, तो डरने की जरूरत नहीं है, नाम ही इसका खतरनाक है। चलिए, राम प्रसाद लाल, राम प्रसाद लाल हम्माल का मुर्दा, मैंने भी बताया था कि कुछ और उपन्यासकार हैं जिन्हें हम इसमें ऐड करेंगे। किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी, जिंदे की लाश, उन्नीस सौ 6, ठीक है, यह भी एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। जयराम दास गुप्त, जयराम दास गुप्त, लंगड़ा खूनी। अब ये देखिए, खूनी कैसा है, लंगड़ा है। भीतरी गाजीपुर जिले में स्थित ग्राम में गुप्त सम्राट संतकांत गुप्त का अभिलेख भी उत्तीर्ण है। आलोक पांडे, गुरुदेव हम लोगों के लिए भी कोई भर्ती आएगी कि नहीं? अरे मेरे भाई, न रहो न निराश करो मन को, 2024 आपके लिए ही बना है। पूरी जान लगा दो, 2024 में आपको नौकरी मिल जाएगी 100%, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसियां हैं, किसी न किसी में तो आपका चयन हो जाना है, और सब इसी 2024 में क्लियर होंगी जो भी पेंडिंग चल रही हैं। तो इसके बाद शायद मौका न मिले तो पढ़ लो। और एक है उपन्यास इनका काला चांद, ध्यान रखिएगा, ये उपन्यास नीला चांद के साथ पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि नीला चांद किसका उपन्यास है, और उसी में काला चांद भी रख दे ऑप्शन में। तो काला चांद और नीला चांद को आप एकदम स्पष्ट रखिएगा तो मजा आएगा, नहीं तो फिर एक प्रश्न जो बहुत आसान है आता हुआ है
वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले उपन्यासकार को देखते हैं, अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास, उपन्यास का नाम है इनके आश्चर्य वृत्तांत। क्या नाम है उपन्यास का? आश्चर्य वृत्तांत, जो कि 1893 का है। 1893 का है। निहाल चंद वर्मा, इनका नाम हम लोगों ने लिखा था, निहाल चंद वर्मा। निहाल चंद्र वर्मा, उपन्यास का नाम है प्रेम का फल। या अब देखिए, उपन्यासों के दोहरे नामकरण प्रेमचंद से पहले, मतलब प्रेमचंद तो बाद में मिलते हैं, प्रेमचंद से पहले ही दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति देखने के लिए मिलने लगती है। और यह उपन्यास भी जो है प्रेम का फल या मिस जौहरा, फल या मिस जौहरा 1913, तो ये अद्भुत घटना प्रधान उपन्यास है। प्रेम विलास वर्मा, प्रेम विलास वर्मा प्रेम विलास वर्मा प्रेम माधुरी या अनंग कांता, प्रेम माधुरी या अनंग कांता, ये इनका उपन्यास हो गया, 1915 का है। विठलनाथ नागर, इनका उपन्यास है किस्मत का खेल। ठीक है, विठलदास नागर। बांकेलाल चतुर्वेदी, बांकेलाल चतुर्वेदी, बांकेलाल चतुर्वेदी एक महत्वपूर्ण उपन्यास है और उपन्यासकार हैं खौफनाक खून, उपन्यास का नाम है खौफनाक खून। ठीक है, अब इसमें एक उपन्यास, दो उपन्यासकार और बचे हैं जिसको हम इस श्रेणी में रखते हैं, जिनका नाम है दुर्गा प्रसाद खत्री। चलिए, प्रतिशोध, लाल पंजा, और रक्तमंडल, ये उपन्यास हो गए। ठीक है, अब इनके उपन्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। 25, 25 और 27 में लिखे गए उपन्यास हैं। 1925, 1925 और 1927 ये उपन्यास लिखे गए हैं। दुर्गा प्रसाद खत्री। आप दुर्गा प्रसाद खत्री कौन थे, ये आप मुझे कमेंट करके तुरंत बताएंगे। चलिए जल्दी बताइए कि दुर्गा प्रसाद खत्री कौन थे। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। कि दुर्गा प्रसाद खत्री साहब कौन थे। डीएलएड वालों के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं है सर जी, आयोग तक तो बना ही नहीं। एकदम सही बात है, आपकी दुख को मैं समझ सकता हूं। तो अभी
वहाँ फॉर्म आया है DIIT+B में, वहाँ फॉर्म डालिए आप, और आयोग बन जाएगा लगभग इस महीने के अंत तक। वैसे 15 या 20 जनवरी तक हो जाना है, लेकिन मैं मानता हूं कि जनवरी के अंत तक आयोग अपने भूमिका में आ जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। ये दुख के दिन चल रहे हैं, तो दुख के दिन थोड़े भारी जरूर होते हैं लेकिन कट जाते हैं। तो इस समय हिम्मत मत हारिए, पढ़ते रहिए, सब कुछ शुभ होगा और सब कुछ मंगल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे एक उपन्यास और की, चंद्रकला 1893। चंद्रकला 1893 का उपन्यास है। यह उपन्यास मैं पहले आपको बता चुका हूं, कुंवर हनुमंत सिंह की रचना है। कुंवर हनुमंत सिंह की रचना है यह उपन्यास। यह उपन्यास क्यों इतना महत्वपूर्ण है, यह क्यों इतने महत्वपूर्ण है? दुर्गा प्रसाद खत्री नहीं है मेरे भाई, दुर्गा प्रसाद खत्री देवकी नंदन खत्री के सुपुत्र हैं, और उनका एक अधूरा उपन्यास भी इन्होंने पूर्ण किया था। कौन सा उपन्यास है बताइए? कल ही मैंने पढ़ाया था, इतना जल्दी भूल रहे हैं आप सब। तो कुंवर हनुमंत सिंह ने चंद्रकला 1893 में लिखा। स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन किया गया है इस उपन्यास में। स्त्रियों के बलात् शोषण का वर्णन है इस उपन्यास में। ठीक है, एक और उपन्यास की चर्चा करेंगे, फिर सीधा हम लोग युग बदलेंगे। 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान, बताइए किसका उपन्यास है? 100 अजान एक सुजान। इस उपन्यास की डेट भी पूछी जा सकती है, तो तिथि भी महत्वपूर्ण है। फटाफट बताइए, यह किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट का। बालकृष्ण भट्ट का। अब आप सब बताएं कि किस सन में लिखा गया, और यहां पर लिखेंगे हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। तो इस उपन्यास की खास बात क्या है कि यह हिंदी का पहला चरित्र प्रधान उपन्यास है, और इसके पात्र कौन से हैं यह भी मैंने आपको पहले ही लिखा दिया था ना। यह उपन्यास कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सौ अजान एक सुजान का अर्थ क्या होता है बताइए, देखते हैं कितना लोग इसका सही अर्थ बता पाते हैं। 100 अजान एक सुजान का अर्थ कितने लोग बता पाते हैं? परिश्रम करने वाली, मेहनती, इसका अर्थ होगा इत्यादि, इसके अर्थ हो जाते हैं।
आप सबको मैंने बताया था इसका पात्र, कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को पता है इसके पात्र? कल मैंने बताया था। और यह उपन्यास किस युग की रचना है, यह भी बता दीजिए। कई बार पूछ लिया जाता है कि किस युग की रचना है, तो यहां पर लिखेंगे यह उपन्यास जो है प्रबंध कल्पना का उपन्यास है, जो भारतेंदु युग में लिखा गया। और प्रेमचंद के आधार पे अगर पूछे तो प्रेमचंद से पहले लिखा गया या बाद में? यह रचना इनकी जो है, यह रचना व्यंग्यात्मक है। किस तरह की रचना है? तो व्यंग्यात्मक रचना है। प्रमुख पात्र कौन से हैं इसके? प्रमुख पात्र कौन से हैं इसके? तो पंडित जी, देखिए जो बहुत चर्चित उपन्यास है उसको गहराई से पूछ सकता है, ठीक है। सेठ हीराचंद, आप देखेंगे ये उपन्यास तो परीक्षा में कम से कम 10 बार पूछा गया होगा। चंद्रशेखर, जिसको सब चंदू के नाम से बुलाते हैं। तो ये सारे उपन्यास जो हैं, जो बहुत चर्चित हैं, उनके विषय में थोड़ा गहराई से जानना पड़ेगा। बाकी सारे उपन्यासों के विषय में हमें इतना जानने की आवश्यकता नहीं है। कई बार पूछा गया कि किस तरह का उपन्यास है, तो उन्होंने स्वयं अपने उपन्यास की शुरुआत की है कि यह एक प्रबंध कल्पना का उपन्यास है। किस तरह का उपन्यास है? तो प्रबंध कल्पना का उपन्यास है। और प्रबंध कल्पना किसने कहा है? तो दुलारे लाल भार्गव जो इसके संपादक हैं, उन्होंने ही किया है। बहुत बड़ा उपन्यास, मोटा उपन्यास नहीं है, लगभग 138 पृष्ठ का यह एक उपन्यास है, ठीक है। तो लगभग आप सबको ज्ञात हो गया। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे वो बात करेंगे प्रेमचंद युग की। प्रेमचंद युग की शुरुआत कब से होती है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। वीडियो चल रहा है, आपका बंद हो गया होगा, आप बैक करके फिर से शुरू कर लीजिए, चल जाएगा। प्रेमचंद युग की शुरुआत कब से होती है? उपन्यासों में अगर हम बात करें तो प्रेमचंद के पहले उपन्यास से लेकर प्रेमचंद के आखिरी उपन्यास तक प्रेमचंद युग माना जाता है। तो आप बताइए उनका पहला उपन्यास कब लिखा गया? तो इनका पहला उपन्यास 1918 में और इनका आखिरी उपन्यास 1936 में लिखा गया, ठीक है। पहला उपन्यास 1918 में और अंतिम उपन्यास इनका कब लिखा गया? 1936 में लिखा गया। चलिए इनके उपन्यासों को हम एक बार लिख के ट्रिक से याद कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम डिटेल में चल के पढ़ेंगे। चलिए
तो हम सबसे पहले इनका जो उपन्यास है सेवा सदन से इनकी बात हम शुरू करते हैं। ठीक है, देवस्थान रहस्य प्रेमा पहले के उपन्यास है, देवस्थान रहस्य प्रेमा, ये तो शुरू के उपन्यास है। लेकिन इनके उपन्यासों की शुरुआत कहां से हो रही है? तो सेवा सदन से हो रही है। सेवा सदन, सेवा सदन। आज इनके उपन्यासों को हम ट्रिक से क्या करेंगे, याद करेंगे। वरदान, प्रेमाश्रम, इनके उपन्यासों का क्रम पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। कायाकल्प, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान, और मंगलसूत्र, यही है। निर्मला, गबन, कर्मभूमि भी एक आ जाता है, गोदान और मंगलसूत्र। गबन के बाद कर्मभूमि लिख लीजिएगा, गबन, कर्मभूमि और गोदान। चलिए यहां पर अब हम ट्रिक देखते हैं कि किस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। अब इनके उपन्यास हैं तो हम यस से सेवा सदन, वी से हो गया वरदान, पी से हो गया प्रेमाश्रम, आर से हो गया रंगभूमि, के से हो गया कायाकल्प, और यन से हो गया निर्मला, जी से हो गया गबन। ठीक है, फिर के से हो गया कर्मभूमि, फिर जी से हो गया गोदान, और फिर यम से हो गया मंगलसूत्र। एक तो इंग्लिश की ट्रिक बनाते हैं, फिर एक हिंदी की ट्रिक बनाते हैं। यहां एक जूते की कंपनी है जिसको हम स्पार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पार्क कंपनी जूता है। ठीक है, लेकिन स्पार्क न कह के हम इसको क्या कहेंगे? स्वार्क। स्वार्क। देखिए, जब कोई नकली कंपनी बताता है तो नाइक की स्पेलिंग गलत कर देता है। वैसे जूते कंपनी स्पार्क है लेकिन स्पेलिंग गलत कर दिया। क्या कर दिया है? यस पी आर के होना चाहिए तो यस वी पी आर के हो गया है। तो स्पार्क, स्पार्क कंपनी है। ठीक है, स्पार्क कंपनी है, और स्पार्क कंपनी का कोई जूता पहन के, एन का मतलब एंड होता है, स्पार्क एन, जी के जीएम, स्पार्क के जूते कोई पहनकर, एन का मतलब नाइट भी कर सकते हैं कि स्पार्क का जूता कोई पहन के, एन का मतलब नाइट में जी के पढ़ता है और लोगों को गुड मॉर्निंग बोलता है। ठीक है, एक व्यक्ति है, मान लीजिए ये व्यक्ति है प्रेमचंद। प्रेमचंद का मतलब है कि जो खूब सबसे प्रेम करते हैं। फेसबुक बहुत सारे लड़के होते हैं जो सुबह उठ के सबको गुड मॉर्निंग विश करते हैं, खूब गुड मॉर्निंग विश करेंगे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सोते कहीं से रिस्पॉन्स मिल जाए। तो ऐसे प्रेमचंद हैं, ये प्रेम करने के लिए मान लीजिए विख्यात हैं। तो ये क्या करते हैं? एक स्पार्क का जूता खरीद लेते हैं, नाइट में, एन का मतलब नाइट में, जी के पढ़ते हैं और सुबह सबको गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो स्पार्क का जूता पहन के नाइट में जी के पढ़ता है ये लड़का, और सुबह उठ के सबको गुड मॉर्निंग कहता है। ये हो गए प्रेमचंद के सारे उपन्यास। क्या करते हैं? अब ये ऐसा क्यों करते हैं? स्पार्क के जूते पहन के नाइट में जी के पढ़ते हैं और सुबह सबको गुड मॉर्निंग बोलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि देव स्थान पर इनको प्रेमा मिल जाए। तो ये देव स्थान पे इनको एक प्रेमा में लड़की मिल गई थी। प्रेमचंद को गए थे अपना पूजा पाठ करने के लिए देव स्थान पर, तो उनको एक लड़की मिली जिसका नाम प्रेमा था। तो देव स्थान पे प्रेमा नाम की लड़की मिली। उसने इनसे कहा कि तुम पढ़ लिख के जल्दी नौकरी ले लो,
मुझसे बात मत किया करो, गुड मॉर्निंग तो मुझे विश कर सकते हो, थोड़ा जीके उके पढ़ लो। अब टीजीटी पीजीटी में जीके जीएस भी पूछा जाएगा, तो कहे ठीक है पढ़ लूंगा। तो उन्होंने स्टाइलिश SVR के स्पार्क कंपनी का एक जूता खरीदा। SPR के में वी भी रहेगा क्योंकि स्पेलिंग गलत हो जाएगी। स्पार्क कंपनी का एक जूता खरीदा। नाइट में N फॉर नाइट, नाइट में ये जीके पढ़ते थे क्योंकि प्रेमा ने कहा था कि अब टीजीटी पीजीटी में जीके आएगा, तो बेचारे जीके पढ़ने लगे और प्रेमा को सुबह सुबह गुड मॉर्निंग विश करते थे। G फॉर गुड, M फॉर मॉर्निंग, और सुबह सुबह क्या करते थे, गुड मॉर्निंग विश करते थे। किसको करते थे, प्रेमा को। कैसे, क्योंकि एक बार देवस्थान रहस्य, एक बार देवस्थान पर गए हुए थे, वहीं भेंट इनकी प्रेमा से हो गई, प्रेमा से प्रेम करने लगे। प्रेमचंद, तो प्रेमचंद को उसने कहा कि ऐसे कुछ नहीं हो सकता, पहले टीजीटी पीजीटी की परीक्षा निकालो और जीके पढ़ो। कहे ठीक है, और कहे फटे हाल चप्पल पहने, जूता पहनो SVR के स्पार्क कंपनी का। तो स्पार्क कंपनी का प्रेमचंद जूता खरीदे और फिर नाइट में N फॉर नाइट, नाइट में जीके पढ़ने लगे और सुबह उठ के गुड मॉर्निंग कहने लगे। तो ये कहानी बन गई। इस कहानी से हम पूरे उपन्यास को मजे मजे में याद कर सकते हैं कि प्रेमचंद देवस्थान गए, देवस्थान में उनको प्रेमा मिली, प्रेमा ने इनको खूब लताड़ा कि पहले नौकरी करो, नौकरी करने के लिए तुमको जीके पढ़ना पड़ेगा। तो कहे ठीक है, और कहे फटे हाल चप्पल पहन के मत निकला करो, थोड़ा डैशिंग हो, स्पार्क कंपनी का जूता पहनो। तो स्पार्क कंपनी का ही, तो प्रेमचंद ने स्पार्क कंपनी का जूता पहन लिया। क्योंकि एक आपने व्यंग पढ़ा होगा, क्या व्यंग था, प्रेमचंद के फटे जूते ना, तो प्रेमचंद का फटा जूता था तो उनको डटियाया गया। तो उन्होंने क्या किया, स्पार्क कंपनी का जूता खरीदा, नाइट में जीके पढ़ने लगे और सुबह उठ के गुड मॉर्निंग कहने लगे। तो इस तरीके से कथा अपने दिमाग में आप रख लेंगे तो निश्चित तौर पर प्रेमचंद के सारे उपन्यास क्रम से याद हो जाएंगे। ठीक है सर, हमें यूपीटी विजय पद बैच लिए, विजय पद बैच में हिंदी के लिए है सर, और तो क्या हमें एलटी ग्रेड के लिए फिर से बैच लेना होगा? देखिए, एलटी ग्रेड का अगर पैटर्न बदल जाता है तो एलटी ग्रेड लेना पड़ेगा, नहीं बदलता है तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो साथियों आज की कक्षा आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। प्रयास करूंगा कि जितने भी उपन्यासकार हैं ऐसे मजेदार ट्रिक बनाऊंगा जिससे आपके दिमाग में वो भर जाए। तो आपके दिमाग में तो यादें है कि प्रेमचंद का जूता फट गया था, फिर इनके ऊपर एक व्यंग रचना लिखी गई, प्रेमचंद के फटे जूते। वही फटा जूता पहन के वो देवस्थान पे चले गए, वहां प्रेमा मिली, प्रेमा में लताड़ दिया कि स्पार्क के जूते पहनो। तो स्पार्क का नकली जूता इन्होंने SVPR के स्पार्क खरीद लिया इन्होंने, और रात्रि नाइट में जीके पढ़ने लगे और सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलने लगे। बस इस तरीके से हम पढ़ लेंगे, निश्चित तौर पे याद हो जाएगा। पढ़ाई को कभी टेंशन मत के रूप में मत दीजिए, प्रेशर में कभी आके पढ़ाई मत करिए। हंसते मुस्कुराते हुए, इमेजिन करते हुए मजेदार ढंग से पढ़ाई करिए, कभी भी आपको भूलेगा नहीं, जीवन भर याद रहेगा ऐसी ट्रिक। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। पुनः आप सबसे मुलाकात होगी कल, और कल हो सकता है कि आपकी मॉर्निंग में क्लास हम रखें। ठीक है, तो अगर आप हमारे नए बैचेस में जुड़ना चाहते हैं तो 9628 95 92 37 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और 80% तक की छूट 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। एक बार पुनः नववर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि 2024 आपके लिए नौकरी की बरसात करे। 2025 में 1 जनवरी से आपसे मुलाकात करूं तो आपको अध्यापक के रूप में बधाई दूं। धन्यवाद।